अस्सलाम वालेकुम लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विस। और आज का हमारा टॉपिक है जी एट्रियल फ्लटर वर्सेस एट्रियल फिब्रिलेशन। ओ तेरी इतने मोटे ते इतने ਵੱਡੇ लफ्ज़ लिख देते हैं, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਸਾਂ। ਉਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, बहुत ही आसान चीज़ है। ये सारी यूरोपी तालीम मोमिन दे हाथ से के शायद जी खब्बे अद्धी बाई उंगली दी निक्का जा जेड़ा नाखून है ना उसने बराबर भी नहीं। तो आओ ज़रा इसमें पढ़ने की कोशिश करने हैं कि चक्कर है। तो बहुत ही आसान तरीके नाल आओ ज़रा। मैं कोई स्लाइड नहीं इधर लैके आया हूँ, मैं सिर्फ अतवाड़े से लैके आया हूँ सिंपल सादी तरीन वाइट स्क्रीन। और वैसे अगर मैं चाहता तो आप लोगों के लिए यहाँ पर वो भी लेकर आ सकता था, यहाँ पे डायग्रामें बनी होती, फिर उनको मैं कॉपी पेस्ट करके समझा रहा होता। ऐसे मैंने नहीं किया। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, द कंसेप्ट। हमारे निज़ाम तालीम का सबसे बड़ा गंदा उसूल ही है, जिसकी वजह से हम मुसलमानों ने, हमारे जो पहले मुस्लिम साइंटिस्ट होते थे वो क्या किया करते थे, क्या वो रट्टे लगा के वो सारी तालीम उन्होंने जो है फिर वो प्रैक्टिकल किया, जिसको आज यूरोप जो है वो मज़े ले रहा है और हमसे सब कुछ छीन लिया। और हमको जो लॉर्ड मैकाले ने निज़ाम तालीम दिया, हम ज़हनी गुलाम बनकर बिल्कुल रह गए। तो इस चीज़ से ज़रा बाहर निकला करें। नंबर लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए आप लोग सिर्फ पढ़ रहे, टेस्ट जो है उसमें टॉप करने के लिए आप लोग पढ़ रहे होते हैं। सो बी प्रैक्टिकल यार। अब देखते हैं क्या हमने पढ़ना है जी। एट्रियल फ्लटर वर्सेस एट्रियल फिब्रिलेशन। उसी तरीके से क्या चीज़ है जी, ये एट्रिया हो गए, ठीक है, और यहाँ पर वेंट्रिकल्स आ गए। और अब आप लोगों को इतना तो पता नहीं, यहाँ पर ऐसे नोड होता है, इतना तो पता नहीं ना, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ AV नोड। अच्छा जी, ऐसे नोड तो फायर निकलता है जाके AV नोड ते ये जड़ा फायर है इधरों ऐसे नोड तो निकलता है उस एट्रिया ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਦਾ है। अच्छा जी, मैं अगर इस तरीके ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ फायर निकल रहा है ऐसे नोड चों ड्यू टू सम any cause, either it will be the high blood pressure, either it will be the some lung problem, या फिर वो हमारे पास कोई कोरोनरी हार्ट डिजीज, यानी कि एनी डिजीज रिलेटेड टू द हार्ट, किसी भी काज की वजह से। क्योंकि हम जो आपको अभी समझाना चाह रहे हैं वो ये नहीं बिल्कुल ही हम डबो के रख दें, आप लोगों को समझ ही ना आने लग जाए, बस इतना याद रखें। क्योंकि अभी हम आपको एक प्री सेशन दे रहे हैं जिसमें हम आपको इसी चीज को पढ़ना सिखा रहे हैं। आप लोग इसको तरीके से इंशाल्लाह जब आप बुक रीडिंग करेंगे फिर उसके बाद आपको कॉजेस, फिर वो सारा कुछ समझने में आसानी होगी। बस इतना याद रखें ना, ड्यू टू एनी कॉज एनी डिजीज रिलेटेड टू द हार्ट, जिसमें मिसाल के तौर पर कोरोनरी हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी अब सप्लाई कर रही होती है ना हार्ट में, इतना तो पता नहीं ना। ते नाल एनी पल्मोनरी डिजीज, क्योंकि उसका ताल्लुक भी हमारे हार्ट के साथ ही होता है। या फिर हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर आ गया, या फिर कोई सर्जरी आ गई, एनी कॉज। क्या हुआ, मकसद क्या है मेरे बताने का, ये सारी फिलासफियाँ मारने का मेरा मकसद क्या था। ये मकसद ये था, ड्यू टू एनी ऑफ दीज काजेस, होता क्या है कि भाई दो बातें हों। क्या बातें हों, देखो मैंने ये बात की है कि भाई मैंने काज आपको सारे बता दिए। मैंने एक जैसे काज बता के, यानी कि सर्जरी, हाई ब्लड प्रेशर, या कोरोनरी हार्ट डिजीज, एनी डिजीज रिलेटेड टू द हार्ट और फ्रॉम द लंग्स वगैरह वगैरह, काजेस मैंने आपको एक बताए। अब मैं आपको दो बीमारियां बताऊंगा, उसमें क्या क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी एट्रियल फिब्रिलेशन, एक आ जाएगी एट्रियल फ्लटर। एक आ जाएगी एट्रियल फ्लटर और एक आ जाएगी एट्रियल फिब्रिलेशन। अच्छा जी, चक्कर क्या है, यानी कि एट्रियल फिब्रिलेशन हो या फ्लटर हो, उन दोनों का जो काज है वो सेम होएगा, दोनों का जो काज है वो सेम होएगा। लेकिन आगे जाके डिफरेंस क्या आ जाता है, एट्रियल फिब्रिलेशन ऐसी बीमारी है जिसके अंदर, क्योंकि हम ईसीजी पढ़े हैं, मैं उसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको। पहले समझो कंसेप्ट क्या है। असल में आप इस तरह समझें कि भाई एक टीवी चल रहा है, ठीक है, या आप लोगों के घर में लाइट है, और घर में आपके लाइट जो है वो इस तरह चल रही है कि वो पूरे जो है वो 220 वोल्टेज रही है, लेकिन एकदम से डिम लाइट, डिम तेज ऐसे होने लग जाती है। यानी कि कभी बंद होती है फिर बुझती है, फिर बंद होती है फिर बुझती है, 220 ही रही है। यानी कि इरेगुलरिटी आ रही है कोई। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास दो तारे जा रही थी, यहाँ से मैं थोड़ा सा कनेक्शन ख़राब करने की कोशिश करता हूँ, तो आपके पूरे घर के अंदर जो लाइटें हैं वो डिम होने लग जाती हैं, फिर एकदम से तेज़ हो जाती हैं, यानी कि इरेगुलरिटी आने लग जाती है। मैंने क्या नाम लिया है, इरेगुलरिटी आने लग जाती है। एक तो ये तरीकाकार हो सकता है, एक ये हो सकता है कि पीछे एक ट्रांसफार्मर लगा था ना, तो ये मैंने यहाँ पे पंगा लिया था, पिछे मैं ट्रांसफार्मर ला देवा 5-6, पिछे मैं ट्रांसफार्मर ला देवा 5-6, ਤੇ 220 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ पे 5-6 कर दो, ਤੇ फिर ਤੁਹਾਨੂੰ डिम वाला काम नहीं हो, फिर तेज ही तेज काम हो सी, जेड़े घर दी बत्तियां दा हो सी, फिर कोई बचसी नहीं।
इसको मैंने क्या नाम दिया, ये तो मैंने रेगुलर ही नाम दिया, लेकिन मैंने इसको नाम दिया कि अब जो मेरे पास सिग्नल आ रहे हैं वो फास्ट हैं। मेरे पास अब जो सिग्नल आ रहे हैं वो फास्ट है। पहले वाले में मैंने क्या नाम दिया कि भाई डिम शिम हो रही थी, फिर तेज हो रही थी, फिर डिम, यानी कि इररेगुलर पैटर्न था बिजली का, और उसके अंदर मुझे कोई परेशानी वाली मामला, चाउटिक अपीयरेंसेस, चाउटिक परेशानी को कहते हैं ना, उस तरह के मामला जो है वो मुझे महसूस हो रहे थे। अब मैंने जबकि यहाँ पे 5-6 लगा दिए ट्रांसफार्मर, कम थे बिल्कुल रेगुलर हो सी, लेकिन फटने वाला हो सी। समझ में आई? आपका जो बल्ब है ना, उसको आप ये वाली चीज दो या ये वाली चीज दो, दोनों में इसने फट जाना है, ऐसा है कि नहीं? आप खुद सोचे ना, एक लाइट है वो डिम बुझ रही है, चल रही है, बुझ रही, चल, उसने तो खराब हो जाना है। और अगर एक लाइट को जिसकी वोल्टेज जो है, जिसकी पावर है वो उतनी है, उससे आप उसे ट्रिपल चुड़पल जो है वो ज्यादा दे रहे हैं, उसने फिर भी फट जाना है। तो दोनों कामों में काम क्या हो रहा है? फटने वाला। तो एट्रियल फिब्रिलेशन है या फिर वो फ्लटरनेस है, दोनों में काम हार्ट का नुकसान ही है। काम क्या था एट्रियल? जब मैंने बात कर दी एट्रियल, तो आप लोगों को इतना तो पता ही होना चाहिए, अभी हम ईसीजी पे गए नहीं, अभी मैं आराम से जाऊंगा। इतना तो पता ही होना चाहिए ना कि भाई बात पी वेव से रिलेटेड होगी, क्यू भी इन्वॉल्व नहीं है, आर भी नहीं, एस भी नहीं, टी भी नहीं, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट पी। वाई? बिकॉज पी इज द वेव ऑफ डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ये आपने कहानी समझनी है सारी। अब जब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कनेक्शन खराब किया, इरेगुलरिटी आई, इसमें भी काम खराब। मैंने यहाँ पिछू 5-6 ट्रांसफार्मर ठोक देते, इत्थे भी काम खराब, हालांकि चीज तो रेगुलर आई है। पहली वाली में मुझे कोई चाउटी के अपीयरेंस आई, नीचे वाले में मुझे रेगुलर काम रेगुलर था, लेकिन फटने वाला काम था। अब मेरी बात सुनो, एट्रियल फिब्रिलेशन में ऐसा होता है कि हमारे पास ना हार्ट के अंदर जो एट्रिया है ना, यहाँ से ऐसे नोड से जो फायर निकलता है ना, वो ऐसा फायर होता है कि वो इस हमारी पास जो एट्रियल्स की जो वॉल्स है ना, वो इस तरह कंट्रैक्ट करवाता है कि वो इरेगुलर कंट्रैक्ट कर रही होती हैं। कभी कंट्रैक्ट कर रही होती है, उनको रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं मिलता, वो फिर कंट्रैक्ट करने लग जाती है। इरेगुलर में ये होता है जैसे बिजली, ये जो बत्ती होती है, अगर आपको यहाँ पे काम खराब हो जाए, इरेगुलर वाला हो जाए, तो क्या होगा? मैं कनेक्शन खराब कर दूं, वो पहले डिम होएगी, फिर वो बुझी, यानी ना उसको बंद होने का टाइम मिलेगा, ना उसको जलने का टाइम मिलेगा, एक यानी ना वो रोशन हो पाएगी, ना वो बंद हो पाएगी। तो इसका नाम है एट्रियल फिब्रिलेशन। कब होगी? इसकी डेफिनेशन किस तरह पढ़ोगे? इरेगुलर रिदम, इरेगुलर रिदम विद चाउटिक अपीयरेंस इन ईसीजी। चलो ईसीजी में हम बाद में बात करेंगे। हुआ क्या था? ऐसे नोड से फायर हुआ, और वह फायर जो था, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थे जो ऐसे नोड से हमारे पास आ रहे थे, वो कैसे थे? जो हमारे पास इस एट्रियल वॉल को इस तरह कंट्रैक्ट करवा रहे थे, वो बेचारी कंट्रैक्ट अभी हो रही होती थी, फिर जब रिलैक्स करने का टाइम आता था तो एकदम से वो जो है वो कंट्रैक्ट कर जाती, कुछ कंट्रैक्ट कर रही होती थी, कुछ रिलैक्स कर रही होती थी। समझ में आ गई? एक तो यहाँ पर ये इरेगुलरिटी आ गई कंट्रैक्शन में, रिलैक्सेशन में, डीपोलराइजेशन में और रीपोलराइजेशन में। किस में जी? एट्रियल फिब्रिलेशन में। एट्रियल फ्लटरनेस में क्या होता है जी? एट्रियल फ्लटरनेस में ये होता है कि ऐसे नोड से जो फायर निकलता है नेवी नोड के लिए, वो बिल्कुल ठीक निकल रहा होता है, लेकिन बड़ा ही तेज निकल रहा होता है, फास्टर, बहुत ही फास्ट किस्म से जो है ना वो सारा एट्रिया जो है कंट्रैक्ट कर रहा होता है। अब मुझे बताओ ना कि एट्रिया अगर इस तरह कंट्रैक्ट कर रहा हो कि कुछ उसका ऐसा डीपोलराइज हो रहा हो, कुछ उसका ऐसा रीपोलराइज हो रहा हो, तब भी वेंट्रिकल्स और एट्रिया के दरमियान कनेक्शन में खराबी हो जाएगी। और अगर इस तरह हो कि एट्रिया को बहुत ज्यादा ही तेज सिग्नल ऐसे नोड से मिले और एकदम से कंट्रैक्ट कर जाए, और एवी नोड पे जाके तो उसने आगे रुकना भी है, वो एकदम से कंट्रैक्ट करके उन्होंने वेंट्रिकल्स में सारा ब्लड भेज दिया, लेकिन वेंट्रिकल साहब अली बैठे हैं, अली खून उधर आ गया, लेकिन अली तक सिग्नल तो पीछे ही हो लियासी, फिर आगे ना कंट्रैक्ट करासी। तो मुराद ये है कि दोनों वाले में जो है वो हमारे पास काम जो है वो क्या हो जाना है? खराब ही हो जाना है। और ये थी हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटरनेस की बिल्कुल बेसिक सी कहानी। इनमें बस यही हमारे पास जो है ना वो बेसिक डिफरेंस आता है। अच्छा, अब आपको पता कैसे चलेगा? इतनी बात समझ में आएगी, इनके काज की समझ आएगी, इन सारों का काज जो है वो एक ही होता है। अब ये देखो, जब आप लोग इसको पढ़ोगे ना उधर से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एट्रियल फ्लटरनेस एंड द एट्रियल फिब्रिलेशन, तो आप लोगों को हर जगह यही बात मिलेगी, भाई इसका काज एक जैसा है, लेकिन इसका जो हमारे पास क्या कहते हैं इसको, ईसीजी वेव के ऊपर जो हमारे पास इसकी अपीयरेंस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इस तरह हमें पता चल जाता है कि भाई कोई थल्ले कनेक्शन खराब होया पे, इत्थे कनेक्शन खराब होया, पिछू कोई काम तेज होया पे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये मेजर कंसेप्ट था जो मैंने आपको देना था। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है? इत्थे कोई कनेक्शन होया उसकी खराब, डिम लाइट, ना उसको बुझने का टाइम मिल रहा है, ना उसको जलने का टाइम मिल रहा है। और इसमें क्या है? उसको टाइम जलने का ही मिल रहा है, लेकिन कुछ ज्यादा ही मिल रहा है, तो वो फट भी जाएगी। तो ये हमारे पास काम खराब हो गया एट्रियल चैम्बर्स का। और ये दोनों पता है किस में आते हैं? असल में एरिदमिया। एरिदमिया ऐसी चीज होती है जिसमें इरेगुलरिटी होती है किसी चीज के बीट करने में।
किसी चीज के बीट करने में इरेगुलरिटी आ जाना, उसको कहते हैं एरिथमिया। ये दोनों उसी की टाइप्स हैं। अब ईसीजी के ऊपर आपको कैसे पता चलेगा एट्रियल फिब्रिलेशन का या एट्रियल फ्लटरनेस का? वो इस तरह पता चलेगा कि देखो बच्चे, एट्रियल फिब्रिलेशन में ना काम किसके साथ खराब है, पहले इतना बताओ, पी वेव्स के साथ खराब है। तो लिहाजा क्यू वेव्स तो मैं सही बना दूं ना, ये लो क्यू वेव, और एस वेव भी ठीक बना दूं, टी वेव भी ठीक बना दूं। ये दो मैंने क्यू वेव, आर वेव, एस वेव और ये टी वेव मैंने बिल्कुल ठीक बना दी, क्योंकि इसका रोला ही नहीं है दोनों में। रोला तो है असल में पी वेव्स के साथ। अब जो एट्रियल फिब्रिलेशन है ना, मैंने कहा यहाँ पे इरेगुलरिटी आ जाएगी और चाउटिक अपीयरेंस, परेशान कौन हालात समझ नहीं आ रही, मैं कंट्रैक्ट होवा या रिलैक्स होवा। उसमें जो पी वेव्स है ना आपकी, ये देखो जरा, ये देखो, ये कैसी पी वेव आ रही है, ये कैसी पी वेव आ रही है, परेशान कौन, इरेगुलर पी वेव आ रही है। जब भी आपको इस तरह की पी वेव नजर आए, आपने समझ आना देयर इज एट्रियल फिब्रिलेशन। अब एट्रियल फ्लटरनेस में क्या होता है, इसमें पी वेव ऐसे आ रही होती हैं, बिल्कुल रेगुलर एंड स्मूथ, बिल्कुल रेगुलर एंड स्मूथ, और एफ वेव्स की तरह नजर आ रही होती हैं। समझ आई? असल में होना क्या है भाई, इधर भी जो है वो काम यही होना है कि भाई मिसाल के तौर पर यहाँ से काम शुरू हुआ ना, कुछ हिस्सा कंट्रैक्ट हो गया, कुछ नहीं होया, फिर कुछ कंट्रैक्ट हो गया, कुछ नहीं होया, कुछ कंट्रैक्ट हो गया, कुछ नहीं होया। फिब्रिलेशन की बात करूं तो ये कुछ ऐसी ऐसी पी वेव आ गई। जबकि एट्रियल फ्लटरनेस में क्या हुआ, सिग्नल निकला, कंट्रैक्ट करा 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 के पता इसनू बार बार कंट्रैक्ट करा, यानी कि इसनू बड़ी फास्टनली इसनू जेड़ा है वे इसनू कंट्रैक्ट कराने लग गया, तो एरो पी वेव्स आपकी रेगुलर और स्मूथ आने लग गई। यानी कि पी वे देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ये बार बार कंट्रैक्ट कर रही है। एक दफा कंट्रैक्ट हो चुकी, फिर की तुक बनती सी कंट्रैक्ट होती जदों। अब देखो एक मैं मिसाल देता हूँ ना, ये बल्ब है, इसको एक ट्रांसफार्मर मैंने लगाया हुआ था तो ये तो अच्छा भला चल रहा था। जब मैंने दूसरा ट्रांसफार्मर लगाया तो दोबारा चल गया, तीसरा लगाया दोबारा चल गया, चौथे पे फट ही जाना है, वैसे फट इसने दूसरे पे ही जाना है। तो मुराद ये है कि मैं पीछे जब इजाफा कर दूंगा, इसको बार बार मैं चलाऊंगा और मैं इसको मजीद पावर दूंगा कि भाई तू दोबारा कंट्रैक्ट कर, दोबारा कंट्रैक्ट कर। अब ये हार्ट की मसल थी, वो एक दफा कंट्रैक्ट हो गई, सारी की सारी पीवेव आ गई, लेकिन अगेन वो सिग्नल यूं फैलता है, दोबारा चलता है। ये एट्रियल फ्लटरनेस की बात कर रहा हूँ, दोबारा से वो चलता है, दोबारा से वो चलता है। तो वो क्या हो जाता होता है हमारे पास, एक ही पी वेव जो है वो असल में डिवाइड हो जाती होती है इस तरह इस तरह। अब मेरी बात गौर से सुनना, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर भी हमारे पास जो हार्ट की मसल है वो बार बार कंट्रैक्ट हो रही है, लेकिन उसमें ऐसे होता है कि कुछ कंट्रैक्ट कर रही होती है, कुछ रिलैक्स कर रही होती है। तो जारी बात है, क्योंकि ये वाला काम भी होता है ना, बार बार कंट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि भाई कुछ कंट्रैक्ट कुछ रिलैक्स, कुछ कंट्रैक्ट कुछ रिलैक्स, कुछ कंट्रैक्ट कुछ रिलैक्स। पीछे सिग्नल जो खराब है, डिम बुझ। तो हमारे पास पी वेव डिवाइड किस तरह होगी, ए कंट्रैक्ट ओ, फिर काम खराब, ओ कुछ हिस्सा कंट्रैक्ट, ओ कुछ खराब, ओ कुछ हिस्सा कंट्रैक्ट कुछ खराब, यानी कि चाउटिक अपीयरेंस ऐसी 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 ऐसी। इसको हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फ्लटरनेस में क्या होता है, देखो एक चीज है, उसको आप बिल्कुल ठीक पीछे से सिग्नल दे रहे हो, तो उसने ऐसे ऐसे तो नहीं ना चलना, उसने बड़े स्मूथ तरीके से चलना है। लेकिन दोबारा से पी वेव जो है वो क्यों इतनी ज्यादा वेव्स में डिवाइड हो गई, पी वेव जो है वो इतनी ज्यादा वेव्स में इसलिए डिवाइड हो गई है क्योंकि भाई अब पीछे से जो सिग्नल है वो बिल्कुल ठीक आ गया, यानी कि पीछे से बहुत आप उसको पावर इतनी दे रहे हैं, वो बिल्कुल स्मूथ होके चल रहा है, वो रेगुलर होके चल रहा है। दोबारा से समझो, इस कंसेप्ट को अपने अंदर समझने की कोशिश करो। क्या भाई, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर क्या होता है, चाउटिक अपीयरेंस होती है। एक होती थी ना नॉर्मल में, तो ये नॉर्मल पी वेव होती थी, लेकिन क्या हुआ, कुछ कंट्रैक्ट किया, ये लो कुछ कंट्रैक्ट किया, कुछ रिलैक्स करके, कुछ कंट्रैक्ट करके, कुछ रिलैक्स करके, कुछ कंट्रैक्ट करके, कुछ रिलैक्स। चाउटिक अपीयरेंस आपको पी वेव जो है वो एक ऐसी वेव में कन्वर्ट होगी जिसको आपने क्या नाम दे दिया, इर्रेगुलर चाउटिक वेव। ईसीजी के ऊपर जब आपको ऐसी वेव नजर आए, दैट इज एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें कुछ कंट्रैक्ट कुछ रिलैक्स, कुछ कंट्रैक्ट कुछ रिलैक्स। एट्रियल फ्लटरनेस में क्या हुआ कि भाई इसमें एक ही सिग्नल आया था, लेकिन वो इतना फास्ट था और वो दोबारा दोबारा इस तरह सर्कुलेट कर रहा था एट्रियल मसल्स के अंदर कि उनको बार बार कंट्रैक्ट भी करवा रहा था, और उसकी वजह से क्या हुआ, एक स्मूथ वेव तो महसूस हुई, लेकिन डबल ट्रिपल फोर टाइम्स कंट्रैक्शन की वेव, एक पी वेव जो है वो इस तरह कन्वर्ट हो गई कि भाई स्मूथनेस उसके अंदर आ गई, लेकिन क्या हुआ, वो अगेन एंड अगेन कंट्रैक्ट होने लग गई, यानी कि बार बार बीट, बार बार बीट। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर भी ऐसी हो रहा था भाई। मिसाल के तौर पर वो कुछ मसल्स कंट्रैक्ट हो रही थी, कुछ रिलैक्स हो रही थी, सिग्नल फिर जो है वो फिर रहा था, कुछ कंट्रैक्ट हो रही थी। जारी बात है, जो कंट्रैक्ट हो रही थी, जो रिलैक्स हो रही थी, फिर जो कंट्रैक्ट होंगी वो बाद में रिलैक्स होंगी, और जो रिलैक्स थी वो बाद में कंट्रैक्ट होंगी। तो इस वजह से हमारे पास चाउटिक अपीयरेंस आ गई थी। जबकि एट्रियल फ्लटरनेस में क्या हुआ, पिछू दूसरा ट्रांसफार्मर दबा के रखे, जिसकी वजह तो
सिग्नल ते ठीक हो गया रेगुलर, यानी कि तुहानू वेव रेगुलर लब गई, लेकिन होया क्या, उसमें आपके पास दोबारा से पी वेव जो है वो इतनी ज्यादा वेव्स में क्यों कन्वर्ट हुई, बिकॉज अगेन एंड अगेन दी एट्रियल वॉल्स वर कंट्रैक्टिंग, और जबकि उसमें फिब्रिलेशन में क्या था, द वेव वर इर्रेगुलर, सम वर कंट्रैक्टिंग एंड सम वर रिलैक्सिंग। इतनी बात समझ में आ गई। अब आओ, अब हम देखेंगे ईसीजी के ऊपर कि व्हाट इज हैपनिंग। चलो शाबाश, मेरे मुताबिक मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल साफ वाजे नजर आ रहा है, देयर इज चार्टिक अपीयरेंस। देखो एट्रियल फ्लटरनेस में तो मैंने कहा था स्मूथ टाइप वेव्स महसूस होंगी, स्मूथ टाइप, यहाँ स्मूथ टाइप वेव्स नहीं है। ये देखो पी वेव्स देखो ना क्या इनका हाल होया है यहाँ पे, स्मूथ वेव्स नहीं है। यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ वाजे नजर आ रहा है कि भाई एक बंदा है, उसकी जो एट्रियल वॉल है वो कंट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है, बार बार सिग्नल आगे पीछे मूव कर रहा है एट्रियल वॉल के अंदर, कुछ को कंट्रैक्ट करा रहा है, कुछ को रिलैक्स करा रहा है। हाँ, अगर एक ऐसा सिग्नल होता है जो बिल्कुल कंट्रैक्ट करा रहा होता है, दोबारा कंट्रैक्ट करा रहा होता है, दोबारा उनको एक टाइम पे ही सब कुछ आगे पीछे पंगे ले रहा होता है, तो फिर वो हमारे पास एक स्मूथ फॉर्म में आती है ना, क्योंकि एक तो वो फास्ट भी है, ये लगा बात है बार बार कंट्रैक्ट करवा रहा है मसल्स को, लेकिन वो एक फास्ट पैटर्न में आ रहा है, पिछू ट्रांसफार्मर दबा दबा के रखा है, तो वो एट्रियल फ्लटरनेस होती है। लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल नजर आ रहा है चार्टिक अपीयरेंस, तक ना बिल्कुल, मैंने कहा था परेशान कुन हालात होने, ये भी परेशानी है ना, ये जो मैं वेव बना रहा हूँ, ये परेशान वेव बना रहा हूँ, इरेगुलर वेव बना रहा हूँ, चार्टिक वेव बना रहा हूँ, लेकिन अब मैं एक स्मूथ एंड रेगुलर वेव बना रहा हूँ। आओ जरा अगली अगली भी देख, देखो बिल्कुल साफ वाजे नजर आ रहा है फ्लटर वेव्स महसूस हो रही है कि नहीं हो रही, बिल्कुल वाजे तौर पे महसूस हो रही हैं। इतनी बात याद रखो, आपको यूं नजर आए क्यू आर एस वेव यानी कि आर वेव नजर आए, और आपको यूं यूं स्मूथ फॉर्म में ना ऐसे ऐसे तीन चार पहाड़ नजर आने लगे, फिर आर वेव नजर आए, फिर आपको यूं तीन चार छोटी पहाड़ियां नजर आए, फिर बड़ा पहाड़ नजर आए, फिर तीन चार छोटी पहाड़ियां नजर आए, फिर बड़ा पहाड़ नजर आए, वो एट्रियल फ्लटर है। यानी कि ये कौन सी है जी, एट्रियल फ्लटर, ये वाली कौन सी है, एट्रियल फ्लटर, और पिछली वाली कौन सी जी, एट्रियल फिब्रिलेशन। पिछली वाली कौन सी थी, एट्रियल फिब्रिलेशन। इसमें क्या होएगा, इसमें एक पहाड़ होएगा और नीचे छोटी छोटी टहनियां होंगी, फिर बड़ा पहाड़ होएगा, छोटी छोटी टहनियां होंगी। तो ट्रिक क्या हुई, अगर, अब ट्रिक बताओ क्या हुई, अगर आपको एक बड़ा पहाड़ नजर आए और उसके बाद छोटे पहाड़ नजर आए, तो दैट इज एट्रियल फ्लटरनेस, दैट इज एट्रियल फ्लटरनेस। और अगर आपको एक बड़ा पहाड़ नजर आए, छोटी छोटी टहनियां नजर आए और बड़ा पहाड़ नजर आए, दैट इज एट्रियल फिब्रिलेशन। और फ्लटरनेस और फिब्रिलेशन का मैंने ना बड़ा ही कोई डीप और बार 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 बोलने वाला कंसेप्ट आपको इस वीडियो में दे दिया है। अल्लाह पाक आप सबसे राजी हो। ये थी आज की वीडियो। वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।